गुड मॉर्निंग भैया बहन, कैसे हैं आप लोग? सब सही है ना? आज हम लोग पाठ 5 कक्षा 7 का पाठ 5 जल के बचे हुए भाग को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे महासागरीय जल का परिसंचरण। महासागरीय जल का परिसंचरण या इसमें उत्पन्न गतियाँ। महासागरों में उनका जल कभी स्थिर नहीं रहता है, हमेशा गतिमान रहता है। तो इसमें अनेक प्रकार से, अनेक कारणों से अनेक तरह की गतियाँ या हलचल उत्पन्न होती रहती हैं। तो इन गतियों या हलचलों को 3 वर्ग में बांटा गया है, 3 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। पहला है तरंगें, दूसरा समुद्री धाराएं और तीसरा ज्वार भाटा। तरंगें, समुद्री धारा और ज्वार भाटा, ये 3 गतियां हैं, 3 तरह की गतियां हैं महासागरीय धाराओं की। ठीक ना? तो आज पहले हम पढ़ेंगे तरंग के बारे में। आज हमें पहले हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? तरंगों के बारे में। तरंग, ये तरंगे हैं क्या? समुद्री जल में लगातार ऊपर नीचे, आप देख रहे हैं कि कभी नीचे जल आ रहा है, ये जल का स्तर है, तो कभी ये घट के यहाँ और कभी ऊपर, फिर नीचे और कभी ऊपर जा रहा है। तो समुद्री जल में ऊपर नीचे गति उत्पन्न जो होती है, इसे भी हम क्या कहते हैं? तरंग। इनको तरंग के नाम से हम जानते हैं। इसमें जल जो है वह अपना स्थान छोड़ता नहीं है, अपना स्थान नहीं छोड़ता, केवल उसमें लहर ऊपर नीचे, वो उसकी लहर जो है तरंग ऊपर नीचे होती रहती है। तरंगों के निर्माण में पवनों का काफी योगदान होता है। यानी पहले हमने क्या कहा कि समुद्री जल में ऊपर नीचे होने वाली गति को हम तरंग कहते हैं, तरंगों के नाम से उनको जाना जाता है। अब इन तरंगों का आकार या उनका बल, कितना शक्ति है, कितना उसमें बल है, यह पवनों की दिशा और पवन चलने की अवधि पर भी निर्भर करता है। पवनों के प्रभाव से जल का सतह काफी ऊंचा उठ जाता है और फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से क्या होता है? नीचे गिरता है। तरंग जब उठी, उसकी उच्चतम स्थिति को, तरंग की उच्चतम स्थिति जो हुई, उसको कि सबसे ऊंचे तरंग कहाँ तक गई, इस उच्चतम स्थिति को हम क्या कहते हैं? तरंग श्रृंग। तरंगों की उच्चतम स्थिति को तरंग श्रृंग कहते हैं और तरंग की निम्नतम स्थिति को, तरंग इतना गहरा तक नीचे तक गई, पानी नीचे जल स्तर गया, इसको तरंग गर्त कहते हैं। तरंगों की उच्चतम स्थिति को तरंग श्रृंग और तरंग की निम्नतम स्थिति को क्या कहते हैं? तरंग गर्त कहा जाता है। तरंगे जो हैं वह जल के केवल ऊपरी लेयर, ऊपरी सतह, जल के ऊपरी स्तर तक ही सीमित रहती है, ऊपरी तल तक ही सीमित रहती है। इनका समुद्री गहराई में, समुद्र की गहराई में गहरे जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तूफानी पवनों से बनने वाली जो तरंगे हैं या चक्रवात जो होते हैं, उनके कारण, चक्रवातों के कारण या समुद्री तूफानी पवन आए हैं, उनके कारण जो तरंग बनती है, उनसे तो जान माल की काफ़ी हानि होती है। वरना ऐसी तरंगों से, सामान्य तरंगों से कोई हानि नहीं होती है। पवनों के अतिरिक्त भी भूकंप, ज्वालामुखी आदि भी महासागर में तरंगों का निर्माण करने में काफ़ी सहायक होते हैं। ठीक ना? तो हम लोगों ने क्या देखा कि महासागर की जो गतियाँ हैं उनको 3 भागों में बांटा है, तरंग, समुद्री धाराएं और ज्वार भाटा। तो तरंगों के बारे में आपने पढ़ा। अभी हम लोग जानेंगे कि महासागरीय धाराएं क्या है। महासागरीय धाराओं के बारे में हम
अभी जानेंगे। यह महासागरीय जल की एक गति है, एक अन्य गति है जिसमें जल की धाराएं महासागर के पृष्ठ पर या इसके अधोपृष्ठ पर नियमित रूप से लगातार कंटिन्यूअस, लगातार निरंतर और एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती रहती है, प्रवाह करते रहती है। ये महासागरीय धाराएं अस्थायी पवनों के प्रभाव क्षेत्रों में ही उत्पन्न होती है। जहाँ अस्थायी पवनें जो चलती हैं उनके प्रभाव के अनुसार इन महासागरों में इन धाराओं का निर्माण होता है और उन पवनों की दिशाओं में ये धाराएं निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं। धाराओं की उत्पत्ति के लिए पवन तो कारण है ही, इनके अतिरिक्त पृथ्वी की घूर्णन, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण गति, फिर वर्षा, बाष्पीकरण, दाब प्रवणता होती है, ताप में अंतर, तापांतर, लवणता इत्यादि भी कारक हैं, उत्तरदायी हैं, जो समुद्री धाराओं के निर्माण में सहायक बनती हैं। धाराओं के कारण महासागरीय का एक स्थान से दूसरे स्थान पर महासागरीय जल का परिसंचरण होता रहता है। तो ये धाराएं भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। धाराएं कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। तो गर्म धाराएं सामान्यतः विषुवतीय क्षेत्र जो होती हैं, भूमध्यरेखीय क्षेत्र हैं, वहां से ध्रुव की ओर, भूमध्यरेखीय क्षेत्र से कहां से बढ़ेगी? भूमध्यरेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं, प्रवाहित होती हैं। इन धाराओं का ताप आसपास के जल से अधिक होता है। और ठंडी धाराएं कहाँ है? ठंडी धाराएं सामान्यतः ध्रुव की ओर से, ध्रुवों की ओर से कहाँ चलेगी? विषुवतीय क्षेत्र में। गर्म धाराएं विषुवत क्षेत्र से ध्रुव की ओर, लेकिन ठंडी धाराएं ध्रुव की ओर से चलेंगी और है। इन धाराओं के तापमान से आसपास का जल जो होता है वह कुछ गर्म हो जाता है। कुछ प्रमुख धाराएं जो हैं, उत्तरी गोलार्ध की प्रमुख कुछ धाराएं हैं। उत्तर विषुवतीय धारा यह गर्म धारा है, कुरोशियो धारा भी गर्म है, कैलिफोर्निया धारा है वह ठंडी है, इसी तरह लेब्राडोर धारा भी ठंडी है। ये सब कुछ प्रमुख धाराएं हैं। अब इन धाराओं का क्या प्रभाव पड़ता है? इन धाराओं का प्रभाव क्या होता है? तो महासागरीय धाराओं का तटीय क्षेत्र की जलवायु और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आर्थिक क्रियाकलापों पर काफी दूरगामी। तो महासागरीय धाराओं का वहाँ की उस क्षेत्र की जलवायु, तटीय क्षेत्र की जगह, वहाँ रहने वाले लोगों के क्रियाकलापों पर भी प्रभाव पड़ता है। पहला, तापमान को, उस स्थान के तापमान को प्रभावित करती है, तापमान को। दूसरी बात किसको प्रभावित करती है? वर्षा को प्रभावित करती है। और तीसरी बात, मत्स्यन, मछली पकड़ने का क्षेत्र बनता है।
ये तो 3 हुए। और नौ परिवहन में सहायता। ये था ओके प्रभाव है। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि अब ये धाराएं जिस स्थान से जहाँ से यह बहती है उस स्थान के तापमान को, गर्म धाराएं जहाँ से बढ़ेगी तो वहाँ के तटीय क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देगी। जैसे उत्तरी अटलांटिक जो क्षेत्र है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली गर्म धारा जो है गल्फ स्ट्रीम, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट को तुलनात्मक रूप से कंपेरिजन के मुताबिक अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो वह ज़्यादा गर्म रखती है। इसके कारण उस क्षेत्र में सर्दियों में भी समुद्र जल क्या होता है, जमता नहीं है। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी तट। अब ठंडी धारा जो है वह जहाँ से बढ़ेगी तो वहाँ के तापमान को क्या कर देगी, कम कर देगी। जैसे उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में बहने वाली ठंडी धारा है लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर तट का जो समुद्री जल है वह सालों भर बिल्कुल जमा रहता है। तो इस तरह से यह तापमान को उस स्थान के जहाँ से बह रही है वहाँ के तापमान को प्रभावित करती है। दूसरा है वर्षा को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं के ऊपर से जो हवाएं बहती हैं वह हवाएं गर्मी और नमी को प्राप्त करती हैं और उस तटीय क्षेत्र में काफ़ी भारी बारिश लाते हैं। और यही इस कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूरोप के पश्चिमी तट में काफ़ी भारी वर्षा होती है। ठंडी धाराओं के ऊपर से बहने वाली गर्म धारा के ऊपर से बहने वाली धारा जो हवा है वह नमी को सोखती है, अवशोषित है और तटीय क्षेत्र में भारी वर्षा करती है। ठंडी धाराओं के ऊपर से बहने वाली जो हवा होती है वह नमी को नहीं सोखती है और बहुत वर्षा कम होती है या बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। और यही कारण है कि पश्चिमी तट और महासागर जो होते हैं वहाँ से होकर समांतर ठंडी धाराएं बहती है और उसमें रेगिस्तान ही रेगिस्तान हैं। अब एक तीसरा पॉइंट है मत्स्यन का क्षेत्र। ठंडी गर्म धाराओं के कारण मत्स्यन का क्षेत्र यानी मछली पकड़ने का क्षेत्र, मत्स्यन का क्षेत्र यानी मछली पकड़ने का क्षेत्र बन जाता है। तो जहाँ गर्म और ठंडी जलधारा आपस में मिलती हैं वहाँ कोहरा बनता है ना, धुआं धुआं भाप जैसा वाष्प बन जाता है और वहाँ कोहरा का मौसम बन जाता है। यह मौसम जो होता है वह प्लवक के लिए उनके आदर्श विकास का एक वहाँ उस अनुकूल स्थिति बनती है। और वह प्लवक क्या है, मछलियों का भोजन। तो जैसे ही गर्म धाराओं के मिलने का जो स्थान होगा वहाँ पर कोहरे जैसा मौसम, प्लवक की मात्रा बढ़ेगी और उस क्षेत्र में मछली पालन काफ़ी होगा, काफ़ी मछली वहाँ पकड़ा जा सकता है। तो न्यू फाउंडलैंड के मत्स्यन क्षेत्र जो हैं, जो ठंडी लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम, ये याद रखना होगा आपको कि न्यू फाउंडलैंड का में ठंडी लेब्राडोर और गर्म जलधारा जो है गल्फ स्ट्रीम, ये दोनों जो मिलने से उस न्यू फाउंडलैंड में मत्स्यन काफ़ी सबसे बड़ा सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र वह माना जाता है न्यू फाउंडलैंड का। अब नौ परिवहन में सहायता। महासागरीय धाराओं के प्रवाह का लाभ क्या किसको मिलता है, समुद्री जहाज भी उसका उठाते हैं कि जब धारा के अनुकूल, जिधर धारा है उधर अपनी उसी के अनुकूल अनुसार चलते हैं तो इससे कम समय में ईंधन भी कम और श्रम और ईंधन दोनों की बचत होती है, अपनी गति को वो बढ़ा सकते हैं। और ठंडी गर्म धाराएं जो है ठंडे प्रदेश में बंदरगाहों के पास बर्फ़ को जमने नहीं देती है, जिससे कि सालों भर बंदरगाह खुला रहता है। तो इस कारण लेकिन ठंडी धाराएं जो है वह बंदरगाह के जल को जमा देती है। लेब्राडोर का जो तट है वह पूरे वर्ष जमा रहता है। इस तरह हमने अभी पढ़ा कि गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने से घना कोहरा बनता है जो समुद्र की आवाजाही, ये हानि हो गई कि गर्म और ठंडी जलधाराएं बनी तो वहाँ मत्स्यन क्षेत्र तो है, प्लवक की वृद्धि होगी, मछली काफ़ी पाए जाएंगे, लेकिन
वह क्षेत्र घना कोहरा छाए रहने के कारण समुद्री जहाज़ों की आवाजाही के लिए काफ़ी खतरनाक सिद्ध होता है, क्योंकि घने कोहरे के कारण दूर दूर से दृश्यता विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और आपस में दुर्घटना होने की, जहाज़ों के टकराने की स्थिति बन जाती है। और यही कारण है कि न्यू फाउंडलैंड जो सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र है, लेकिन उसी न्यू फाउंडलैंड को हजारों जहाज़ों की, हजारों समुद्री जहाज़ों का समाधि स्थल, समाधि क्षेत्र भी माना जाता है। तो आज हम लोगों ने महासागरीय धाराओं की तीन प्रमुख गतियां हैं, उनमें से तरंग और समुद्री धाराओं के बारे में पढ़ा। अगले दिन हम लोग ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।